नमस्कार। व्यवसाय अध्ययन की आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम शुरुआत करेंगे प्रबंध के उद्देश्य से। देखिए, प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही कार्य करता है। किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम ही प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। अपेक्षित यानी जैसे परिणाम हम चाहते हैं। कोई भी क्रिया हो रही होती है तो प्रबंध उस क्रिया से कुछ परिणाम चाहता है और उन परिणामों को प्राप्त कर लेना ही प्रबंध का उद्देश्य है। तो व्यवसाय के मूल प्रयोजन से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। किसे? प्रबंध के उद्देश्यों को। किसी भी संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं तथा प्रबंध को इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से पाना होता है। उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, इसमें हम वर्गीकृत कर सकते हैं यानी कि बांट सकते हैं। कुल मिलाकर के आपने अभी तक जाना क्या? आपने ये जाना कि व्यवसाय जो भी होते हैं अलग अलग ढंग के हो सकते हैं। आप व्यवसाय के अलावा गैर व्यावसायिक संगठन भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का संगठन हो उसके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, उद्देश्य अलग हो सकते हैं। प्रबंध का कार्य है या उद्देश्य है इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता से पाना। अब देखिए, प्रभावी ढंग यानी वही इफेक्टिवनेस, प्रभावकारिता वाला, और दक्षता यानी कि इफिशिएंटली। ठीक, तो प्रबंध अल्टीमेटली इन उद्देश्यों को पाएगा कैसे? कार्यों के एक सेट के साथ, जिसे हम बोलते हैं प्रक्रिया या प्रोसेस। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसी चीज़ का उपयोग करते हुए इन्होंने प्रबंध के उद्देश्य इस टॉपिक की आधारशिला रखी है। अब आपने इतना भी सुना इसमें कि प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं अगर उन्हें हम वर्गीकृत करें तो यह संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य बनेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्य दरअसल होता क्या है। संगठन का उद्देश्य संगठनात्मक उद्देश्य कहलाएगा। ठीक, प्रबंध जो है वह उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए प्रबंध है उत्तरदायी। पहले तो उद्देश्य का निर्धारण भी प्रबंध करता है, फिर उनको पाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रबंध की। ठीक है, सभी क्षेत्र के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है प्रबंध को, तथा सभी हितार्थियों यानी कि जो हितधारक यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे अंशधारी हैं, कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, सरकार हैं, इनके हितों को भी ध्यान में रखना होता है। किसे? प्रबंध को। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग करना, यानी कि जो उपस्थित मानव और भौतिक संसाधन हैं उनका आप उपयोग इस तरह से करें कि अधिकतम संभव लाभ आप अर्जित कर सकें। ठीक है, ये क्या है? ये संगठन का मुख्य उद्देश्य है। आप चाहें तो एक से एक बार फिर से समझ लें, संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संबंधित लाभ के लिए उनका सदुपयोग करना। ठीक है, तात्पर्य सीधा सीधा है कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना। तो व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य क्या हो गए? भौतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम संभव लाभ, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट के लिए काम करना, और इस तरह से जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करना। तो ये उद्देश्य हैं क्या क्या? अगर हम इन्हें शब्दों में बांटना चाहें, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि संगठन को जीवित रखना, यानी कि एक बार अगर आपने उसकी स्थापना कर दी है तो आप कम से कम इतना लाभ कमा लें कि वह अपनी लागत निकाल सके। यह है संगठन को एग्जिस्टेंस में बनाए रखना। ठीक है, जब इस उद्देश्य की आप प्राप्ति कर लेते हैं तो फिर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि केवल लागत ही ना निकले, लाभ भी आप कमा सकें। ये तभी हो पाएगा जो आपकी न्यूनतम लागत आ रही है, जब आपकी आय उससे थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप लाभ अर्जित कर रहे होंगे। और जब आप लाभ अर्जित करेंगे तो ये एक निश्चित समय तक संचित होता रहेगा और फिर आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप अपने व्यवसाय की बढ़ोतरी यानी कि उसका एक्सपेंशन कर सकेंगे। ठीक, तो ये तीन उद्देश्य हैं संगठन के। चलिए हम इन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जीवित रहना अर्थात अस्तित्व को बनाए रखना। ठीक है, प्रबंध
संगठन को बने रहने की दिशा में लगातार प्रयत्न करता है, यानी कि इतना धन कमा लें जितना कि लागतें आपकी पूरी हो सकें। ठीक। दूसरी बात आती है लाभ कमाना। तो लाभ कमाना यानी कि सिर्फ बने रहना पर्याप्त नहीं है। आप जहाँ हैं क्या वहीं रहना चाहते हैं? अभी आप 12th में हैं तो क्या आप 12th में ही बने रहना चाहते हैं? नहीं ना। आप चाहते हैं कि आप आगे की क्लासेस में एडमिशन लें, फिर उसके बाद में और आगे की क्लासेस में एडमिशन लें, ग्रेजुएशन के बाद पीजी करें, पीजी के बाद पीएचडी करें। इस तरह के आपके लक्ष्य हो सकते हैं। तो प्रबंध भी यही चाहता है। ये जब आपने अपना अस्तित्व मेंटेन कर लिया तो आपको क्या चाहिए? लाभ चाहिए। ठीक है। तो लाभ के लिए आपको क्या करना होगा? लाभ के लिए आपको अपने जो आपने पीछे बढ़ा था मानवीय और जो आपके भौतिक संसाधन है उनका अधिकतम संभव उपयोग करना होगा। ऐसा करते हुए आप लाभ कमा सकेंगे। ठीक है। लाभ क्यों चाहिए? उद्यम के निरंतर सफल परिचालन के लिए लाभ चाहिए, क्योंकि यह एक प्रोत्साहक का काम करता है। ठीक। लाभ व्यवसाय की लागत और जोखिमों को पूरा करने के लिए अत्यावश्यक है। और फिर जब आप लाभ कमाने के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तो संगठनात्मक उद्देश्यों में जो तीसरा चरण आता है वह है बढ़ोतरी का, यानी कि एक्सपेंशन का। ठीक है। और एक्सपेंशन जो है आपका एक्सपेंशन ये दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि के लिए व्यवसाय में बहुत ज़रूरी है। क्या? एक्सपेंशन। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए उद्योग को न सिर्फ बने रहना है बल्कि लाभ भी कमाना है। और अगर ऐसा हो पाता है तो उसको क्या करना होगा? उसको जो सेल्स टर्नओवर है, विक्रय आवर्त और कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करनी होगी। यानी कि सेल्स टर्नओवर का मतलब होता है साल भर के दौरान आपने कितना विक्रय किया। तो ये अगर पिछले साल मान लेते हैं 1000 टन का था, 1000 यूनिट का था, तो इस बार आप 1100 यूनिट कर लें। अगर ये 1 लाख था तो इस बार आप 1,10,000 यूनिट करें, मतलब कुछ बढ़ोतरी करें। कर्मचारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज से 1 साल पहले आपके यहाँ मान लेते हैं 400 कर्मचारी काम कर रहा था, तो अभी आपके पास अगर कर्मचारियों की संख्या 450 हो गई, इट मीन्स कि ठीक है आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो आपके उत्पाद हैं, अभी तक आप 4 उत्पाद बनाते थे, अब 5वां उत्पाद भी आप बनाने लगे, तो ये एक्सपेंशन है। और ये तभी हो सकता है जब आप नए प्लांट लगाएं, नए फैक्ट्रीज लगाएं, नए ब्रांचेस खोलें। तो संगठनात्मक उद्देश्य आप समझ गए होंगे। पहला उद्देश्य क्या है? अस्तित्व में बने रहना। दूसरा उद्देश्य क्या है? लाभ। और तीसरा उद्देश्य क्या है? बढ़ोतरी। ठीक। आइए अब हम जानते हैं कि सामाजिक उद्देश्य क्या है। समाज के लिए लाभों की रचना, समाज के लिए लाभों की रचना करना। अब समाज को लाभ कैसे होगा? क्या ये उद्देश्य किसी व्यावसायिक संगठन का होना चाहिए? भाई आप एक कंपनी चलाते हैं, आपको सामाजिक उद्देश्य से लेना देना क्या? लेकिन आइए जानते हैं कि व्यवसाय का समाज से क्या सरोकार है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संगठन चाहे व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, वो समाज का अंग होता है। और अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्वों को पूरा भी करना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के विभिन्न अंगों के अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना। अर्थात देखिए, एक होते हैं मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़, एक होता है आर्थिक मूल्य, इसका मतलब है इकोनॉमिक वैल्यूज़। आप समाज के जो विभिन्न अंग हैं, समाज के विभिन्न अंगों में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि कम्युनिटी है, स्थानीय प्रशासन है, ठीक है, अलग अलग जो है स्तर के लोग हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्गीय हैं, कुछ अमीर हैं, ये सब समाज के अंग हैं। ठीक है। और भी बहुत अंग हो सकते हैं। तो इन सब के अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना, ये है दायित्व किसी संगठन का, जिसे हम सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत रख रहे हैं अभी। तो इसमें आएगा क्या क्या, आइए जानते हैं। उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना। उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना यानी कि पर्यावरण से अनुकूल, प्रो इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ठीक है। समाज के वंचित वर्ग, ऐसा आप करें उत्पादन की आपका जो पर्यावरण है वह सुरक्षित रहे, उसमें कम से कम डिग्रेडेशन हो। ये आपका पहला उद्देश्य हुआ सामाजिक उद्देश्यों में। दूसरा, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना। आप देखिए, तमाम
बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके सबके अपने अपने विद्यालय और इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सामाजिक उद्देश्यों का हिस्सा है। ठीक है। आगे एक बॉक्स है जिसमें जो निगमित सामाजिक दायित्व हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ना कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कारपोरेट, निगमित माने कारपोरेट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये बताया गया है कि आईटीसी ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण कैसे कर रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक केस स्टडी दी है जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण कराया जा रहा है। तो ये एक केस स्टडी के तौर पे आपके पास है। हालांकि ये उदाहरण है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए गांव से संबंधित और किसी एक बड़ी संस्था आईटीसी के द्वारा जो जनता के हित में, समाज के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं उनका यहाँ पे जिक्र है, तो आपको इसे पढ़ना है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसे संक्षेप में बता देता हूँ कि जो भारत के दूर अंचल के गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहाँ पर डिजिटल क्रांति पहुँचे। और आप ये पाएंगे कि आईटीसी के प्रयास हैं और सरकार भी अपने प्रयास कर रही है, जिससे किसानों के जीवन में एक नया परिवर्तन आ रहा है, उनका रूप बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है। किसान कर क्या रहे हैं? ज़मीन के टुकड़ों पे सोयाबीन, गेहूँ, कॉफ़ी वगैरह उगा रहे हैं। ठीक है। जो कि वह हज़ारों वर्षों से करते आए हैं। ठेठ गांव में बिजली का भरोसा तक नहीं है, यानी कि गांव जो हैं वहाँ पे बिजली भी आएगी कि नहीं आएगी, बिजली की लाइन भी है कि नहीं है। हालांकि भारत में अब ये कहा गया है कि आपने 100% बिजलीकरण कर लिया है, लेकिन सिर्फ तार खींचने से बिजली पहुंच गई ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। जहाँ बिजली के कनेक्शंस भी हैं तो वहाँ बिजली नहीं है। टेलीफोन की लाइन भी बहुत पुरानी बात हो गई है। किसान ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उन्होंने कंप्यूटर तक तो देखा तक ही नहीं है। इन गांवों के किसान भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता उत्पाद और कृषिजन्य व्यवसायिक कंपनियों में से एक है आईटीसी। ये कृषिजन्य व्यावसायिक कंपनी है और उपभोक्ता उत्पाद यानी कि खाने पीने के सामान जो है, डेली यूज़ के सामान भी बनाती है। तो इसने क्या किया है? इसने ई चौपाल की पहल पर ई व्यवसाय, ई चौपाल कराती है, यानी कि टेक्नोलॉजी आधारित किसानों की चौपाल, जहाँ पे किसान चर्चा कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद फिर वह ई बिजनेस भी कर पा रहे हैं। थोड़ा सा जानिए कि कर क्या रहे हैं ये। देखिए, आईटीसी के द्वारा ई चौपाल की जो पहल की गई, ये किसके अंतर्गत की गई है? ये की गई है निगमित सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। और इन्होंने जो किया है ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आइए जानते हैं कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने जो एक कार्यक्रम चलाया, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण भारत के किसानों को प्रत्यक्ष विपणन माध्यमों का प्रयोग समझाना। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स जो हैं उनका उपयोग क्या है, मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वह उनकी किस तरह से मार्केटिंग कर पाएँ, ये प्रयोग उन्हें समझाना। बहुमध्यस्थ व्यवस्था एवं बेकार आहार प्रदान तथा अनावश्यक लेन देन की लागत को समाप्त करने के अवसर प्रदान करना। बहुमध्यस्थ व्यवस्था मतलब किसान कोई भी प्रोडक्ट उत्पादित करता है, फिर कोई उससे खरीदता है, फिर वह किसी अन्य को बेचता है, फिर किसी बड़े डीलर के पास बेचा जाता है, फिर सरकारों के पास या अन्य लोगों के पास, बड़ी कंपनियों के पास पहुंचता है। ये बहुमध्यस्थ व्यवस्था है। आईटीसी के द्वारा जो ई चौपाल की गई, इसमें इन्होंने कहा बहुमध्यस्थ को हटाइए, किसान डायरेक्टली अपना सामान बेचना शुरू करे। ठीक है। बेकार आहार प्रदान करना, यानी कि ऐसा अन्न जो उत्पादित करना जो कि उपयोगी नहीं है, जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ठीक है। या अनावश्यक लेन देन से जो लागत बढ़ती है वस्तुओं की और किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता, तो ये सब को समाप्त कर देना और किसानों को इस तरह से ख़राब चीज़ों से बचाना और अच्छी चीज़ें प्रदान करना, एक तरह का उन्हें अवसर देना है। तो ग्रामीण भारत में किसी निगमित इकाई की एकमात्र सबसे बड़ी सूचना तकनीक आधारित हस्तक्षेप है, जिसने भारतीय किसान को एक प्रगतिशील जिज्ञासु नागरिक बना दिया है। मतलब आईटीसी के द्वारा यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसने सूचना तकनीक पर आधारित ये एक पहल है, इंटरफेरेंस है, ये एक शुरुआत है, जिसने किया क्या है कि भारतीय किसान को एक प्रोग्रेसिव और जिज्ञासु का मतलब होता है जो व्यक्ति लगातार कुछ सीखना चाहता है। ठीक है। तो उसे एक तरह का जो है
लगातार प्रशिक्षु यानी कि एक ट्रेनी जैसा बना दिया है, जो लगातार लगातार ज्ञान ले रहा है, और ज्ञान जिसने हासिल कर लिया वो मालामाल हो सकता है। तो इस तरह से किसानों को एक नई शक्ति मिली है इस प्रोग्राम से। ई चौपाल करता क्या है, थोड़ा सा जो है अगर हम और तथ्यात्मक ढंग से इसे जानने की कोशिश करें तो ये करता क्या है, किसान को निर्णय लेने की योग्यता में सुधार के लिए सामयिक सूचना यानी समय समय पर ज़रूरी सूचना देता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। कृषि उत्पाद बाजार की मांग के अनुरूप होते हैं, क्योंकि बाजार में मांग कैसी है ये उसको समय से जो सूचना मिल जाती है, व्यवहारिक ज्ञान मिल जाता है, तो वह ऐसे ही कृषि उत्पाद उत्पन्न करता है जिनकी बाजार में मांग है। वह श्रेष्ठ गुणवत्ता, उत्पादकता एवं अधिक मूल्य प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का स्तर निम्न कोटि का है, यानी कि वो बहुत अच्छा नहीं है उसका स्तर। इसलिए कंप्यूटर टर्मिनल और किसानों के बीच व्यक्तिगत संवाद को संभव बनाने में गांव के अग्रणी किसान जो हैं उनकी भूमिका जो है चौपाल संचालक के रूप में रखी जाती है। यानी कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे भी किसान होते हैं जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी रखते हैं, और कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप की सुविधा भी उनके पास होती है, नहीं होती तो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, और वह माध्यम बनते हैं किसानों के और इस तरह की जो जानकारी देने वाले लोग हैं उनके बीच में। ठीक है, तो इस तरह के जो अग्रणी किसान होते हैं वो इस पूरी परियोजना के सेंटर पॉइंट बन जाते हैं। ई चौपाल जो है वो स्मार्ट कार्ड के द्वारा ई चौपाल काम वेबसाइट पर ecopal.com ये एक वेबसाइट है, उस पर व्यवहारिक सूचना प्रदान करने के लिए किसान की पहचान करा पाता है, और लाइन पर लेन देन करने से किसानों को बड़ी मात्रा में लाभ भी मिलता है, और माल के बाजार मूल्य का भी उसे लाभ मिल जाता है। तो ई चौपाल की जो पहल है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रमुख घटना अध्ययन के रूप में उसे स्थान मिला है। यानी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है उसमें ये जो आईटीसी की ई चौपाल है इस पर बाकायदा एक केस स्टडी की गई है, जिसमें किसी प्रमुख व्यावसायिक संस्थान द्वारा गरीब ग्रामीणों के लाभ के लिए जो आधुनिक तकनीकों के उपयोग किए गए हैं उनको उद्धृत किया गया है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण आपने समझा कि ये है क्या, ये जो आपको भी बताया गया दरअसल ये CSR बोला जाता है। CSR का मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, और इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनियां समाज के हित के लिए काम करती हैं, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हर संगठन के कुछ अपने सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। इन्हीं को पूरा करने के लिए जो कुछ किया जाता है उसमें एक कंपनी आईटीसी का ये उदाहरण आपको दिया गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के कार्य करती हैं। फिर बात आती है कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य। तो जो कर्मचारी संबंधी उद्देश्य है उसमें क्या क्या आता है, देखिए संगठन लोगों से मिलकर ही बनता है। किससे बनता है? लोगों से मिलकर बनता है, और जिनसे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ये जो लोग होते हैं जिनसे संगठन बनता है उनका पर्सनैलिटी, उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस, और यहाँ तक कि उनके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब अलग अलग होते हैं। ये सभी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यानी संतुष्ट करने के लिए ही संगठन का अंग बनते हैं। यह प्रतियोगी वेतन और अन्य लाभ कमाने के लिए जो है ये संस्था से जुड़ते हैं। तो जो उनकी वित्तीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है, इसके अलावा साथी जो उनके हैं वो उन्हें रिकॉग्नाइज करें, इस तरह की एक सोशल नीड भी होती है। जैसे आप जहाँ काम करते हैं, अगर वहाँ के लोग आपको बिल्कुल भी मान सम्मान ना दें तो आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। आप काम इसलिए भी करते हैं कि आपको पैसा मिले, ठीक है, लेकिन पैसे के साथ साथ आप सम्मान के लिए भी काम करते हैं, जिसे बोलते हैं ना सोशल रिकॉग्निशन। तो ये सोशल नीड है इंसान की, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत बढ़ोतरी यानी कि पर्सनल आपकी प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, ये सब आपकी आवश्यकताएं हैं। कुछ और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं। ये ऊपर की जो वित्तीय आवश्यकता है ये निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, और जो विकास है, जो प्रोग्रेस है, ये सब उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं। ये सब जो आवश्यकताएं हैं यह बतौर संगठन आप लोगों की पूरी कर सकें, ये कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य हो गए। तो प्रबंध करता क्या है, संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान कर देता है। वो लोगों को, उसका काम है, प्रबंध का काम यह है कि वह लोगों को बताए कि जो संगठन के उद्देश्य आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप इन्हें पूरा कर देंगे तो जो आपके व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वह निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। इसी को बोला गया कि प्रबंध का उद्देश्य क्या है, संगठन
में तालमेल के लिए वह बताए कि आपके व्यक्तिगत उद्देश्य तभी पूरे हो पाएंगे जब आप संगठन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जैसे संगठन का उद्देश्य है, मान लिया विक्रय जो है उसको बढ़ाना, तो अगर आपने विक्रय बढ़ाना उद्देश्य रखा है, मान लेते हैं, और विक्रय बढ़ाने का उद्देश्य पूरा हुआ तो क्या होगा, लाभ हो जाएगा। और अगर लाभ हुआ तो लाभ होने की स्थिति में आपको हो सकता है कि वेतन के साथ साथ आपको बोनस भी मिले। अच्छा, किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वेतन, ज़्यादा से ज़्यादा बोनस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन, है ना। ये तभी हो पाएगा जब आप विक्रय बढ़ा पाएंगे। तो संस्था का उद्देश्य क्या है, विक्रय बढ़ाना, ऐसा करते हुए लाभ कमाना, लाभ कमाते हुए फिर इसको क्या करना, एक्सपेंड करना। ठीक है, तो ये जब हो पाएगा, ये संगठनात्मक उद्देश्य हैं, तो आपके जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, वेतन, बोनस, प्रमोशन, ये सब पूरे हो जाएंगे। ये बताने का कार्य कौन करता है, प्रबंध करता है। तो प्रबंध के ये 3 तरह के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या हुआ, पहला उद्देश्य हुआ संगठनात्मक उद्देश्य, जिसमें आपने पढ़ा था व्यवसाय को जीवित रखना। फिर ये पढ़ा था आपने कि आप लाभ कमाएं। फिर आपने ये भी पढ़ा कि आप बढ़ोतरी करें, एक्सपेंशन करें बिजनेस में। ठीक है, ये तीनों उद्देश्य आपको पूरे करने हैं। इसके बाद में सामाजिक उद्देश्यों में क्या क्या आता है, सामाजिक उद्देश्यों में जिस समाज का आप अंग हैं, जिसमें आप बनते हैं, जिसने आपको बनाया है, उनके प्रति आपके कुछ उत्तरदायित्व हैं। तो उसमें प्रमुख उत्तरदायित्व क्या क्या हैं, आप सबसे पहला उत्तरदायित्व ये था कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जो भी काम कर रहे हैं करें। दूसरा, जो समाज के वंचित लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। तीसरा, कुछ और डायरेक्ट जो है सामाजिक कार्य आप करते नजर आएँ, जिसमें विद्यालयों की स्थापना है, अस्पतालों की स्थापना है, आदि आदि। तो जिसमें एक उदाहरण भी आपने पढ़ा ITC के द्वारा, जो ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण करने के लिए ई-चौपाल, जिसके माध्यम से डिजिटल क्रांति किसानों में की गई, उसकी केस स्टडी आपने जानी। तीसरे प्रकार का उद्देश्य था जिसको हमने वर्गीकृत किया था कर्मचारी संबंधी उद्देश्यों में। तो इसमें कुछ खास नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग अनुभवों के साथ आते हैं, उनके उद्देश्य भी अलग अलग हैं। और इन सारे कर्मचारियों को ये बताने में सफलता हासिल करना कि आपके ये व्यक्तिगत उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जब आप संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में अपना जी जान लगाएं। और ये बताना, ये समझाना, ये कन्विंस करना, ये किसका दायित्व है, प्रबंध का। और ये इस दायित्व की जो पूर्ति है वही उद्देश्य है प्रबंध का। तो प्रबंध के उद्देश्य आपने जान लिए। इसके बाद है प्रबंध का महत्व, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने वीडियो एंड तक देखा और समझने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।